गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हेलो हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल? मेरी आवाज आ रही है आपको सबको सही से? जस्ट टू मेक श्योर आई विल लिसन टू माय वॉइस आल्सो। सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज यूट्यूब पे? क्या बात हो गई? और कोई क्लास में प्रॉब्लम आई थी क्या मोहित? प्लीज ईयरफोन यूज करिएगा। एक तो स्पीकर में मत देखिएगा, स्पीकर में आपको वॉइस कम आ सकती है। सो तो देखिए, ये हमारी टीम है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिस फॉर दैट। और एक चीज़ और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी में अभी अगर आप डिटेल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप डिटेल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और कॉमर्स के नए यूनिट्स 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, और इकोनॉमिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स शुरू हो रहा है। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी अभी सब्सक्रिप्शन पे। और उसके साथ साथ ये 27 जुलाई तक आपका ऑफर है, और 27 जुलाई तक अगर आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप इस ऑफर के तहत अपनी 50% फीस जो है उसमें रिबेट पा सकते हैं। अनअकैडमी का अनलॉक द सीक्रेट टू क्रैक योर एग्जाम ऑफर है ये बेसिकली। इसमें आपको कोड यूज करना है SGRYT, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और आपकी 50% फीस कम हो जाएगी। इस एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो हमारे रिवीजन MCQ PYQ कोर्सेज हैं, और किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सारी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 27 जुलाई से पहले आपको फीस जो है वो कम होकर मिल जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि 2 क्लासेस इस सीरीज की हो चुकी है, और 2 क्लासेस जो कि इस सीरीज की हो चुकी है उसमें मैंने आप लोगों को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का पूरा टॉपिक करवाया था। जो वैलिडिटी है सभी टाइप्स की, और जो रिलायबिलिटी है उसकी भी सभी टाइप्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दी थी। ये पार्ट 3 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पार्ट 3 जो है उसमें हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 4 है इसका कल 10 बजे सुबह। ये 10 बजे सुबह जो क्लास आएगी इसमें हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है जी। और सैम्पलिंग जो है ये टॉपिक मैं आपको कल सुबह करवा दूंगा। आज वेरिएबल्स पढ़ते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है जिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद थोड़े बहुत रिसर्च के बेसिक्स भी बताते चलूंगा मैं, तो उनको भी ध्यान से सुनिएगा। आज में जैसे सुबह हमने 12 बजे से 2 बजे तक एक मैराथन की थी जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे 7 दिसंबर के पेपर के, जो 7 दिसंबर को पेपर 1 हुआ था 2023 का। अगर वो क्लास आपने नहीं करी है तो कर लेना, अनअकैडमी पे आपको वो क्लास मिल जाएगी। आज सुबह ही हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और जो चीज़ें मैं रिसर्च के कोर्स में करवा रहा था मैंने आपको दिखाया था कि वो PYQs में भी रिपीट हो रही हैं। जैसे आपको अगर मैंने कोरिलेशन के बारे में बताया था तो उसमें दे रखा था क्वेश्चन में -1 to 1, जबकि 0 to 1 दे रखा था, -1 to +1 होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं।
जो कि पेपर में भी रिपीट होती हैं, तो क्वेश्चंस भी करिए अच्छे से। और कंफाउंडिंग वेरिएबल मैंने आप लोगों को ये डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में ही, ये बताते हुए कि एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसके लिए आपने काउंट नहीं किया था। तो मैं कुछ बेसिक्स जब आप लोगों को ये सिखा रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत सी बार आप देखते हैं कि हम रिसर्च में स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल की। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में ही ज़्यादातर अगर आप देखते हो तो एक क्लियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना ही हमारा जो है रोल या मोटिव होता है। अब इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसका पूरा स्टोरी अगर हम कंसिडर करते हैं तो किसी भी रिसर्च के लिए ये जो वेरिएबल्स और उसकी रिलेशनशिप है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा बेसिक सिखाया था, कंस्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट और वेरिएबल। कंस्ट्रक्ट के वेरिएबल बनने की कहानी, और इस पूरी प्रोसेस को मैंने कहा था कि कैसे ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को अगर वापस लूं और थोड़ा सा और बेसिक्स को अगर आप जो है बनाऊं तो एक एक हिंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सीखेंगे। मेरा ज्यादातर कोशिश रहता है कि जब मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूँ तो एक बैकड्रॉप आपके पास अगर अच्छा होगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर ना अभी मेरी रिसर्च की शुरुआत नहीं हुई है, अभी कुछ चीजें जो है वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, ठीक है, कि यार मैं ना लोगों में ग्रीड कितनी है ये देखना चाहता हूँ, ठीक, कि लोग कितने लालची हो सकते हैं, बट अभी मेरे पास उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। तो समथिंग दैट इज इन माइंड, समथिंग दैट इज नॉट फिजिबल, तो उसको मैं कहता हूं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अगर मैंने इसको बोल दिया कंस्ट्रक्ट और फिर मैंने इसको कंसेप्चुलाइज किया कि यार ग्रीड समझने का क्या बेस होगा, ठीक है, तो मैंने अगर उस चीज को कंसेप्चुलाइज किया तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको कॉन्सेप्ट दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि लोगों को, अगर हम करप्शन के केसेस देखें तो करप्शन के केसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ब्राइब में कितने लोग यकीन रखते हैं, या ब्राइब किस लेवल पे चलती है किसी चीज के लिए रिश्वत, और जनरली अक्रॉस डिपार्टमेंट्स क्या पैसे से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे धीरे कंसेप्चुलाइज कर रहा हूं। अब मुझे चाहिए यहां वेरिएबल्स। वेरिएबल हम कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती या घटती है, वेरी होती है। तो मैं जब वेरिएबल्स लूंगा तो मैं वेरिएबल्स के बेसिस पे ये कह सकता हूं कि कितने ऐसे केसेस हैं साल में जो रिपोर्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहां पे ब्राइबरी या ब्राइब या करप्शन रिपोर्ट किया गया है, ठीक। तो जब आप उसे एक मेजरेबल फॉर्म में ले आते हैं, ऐसी चीज जिसे मैं एक मेजरेबल फॉर्म में ले आया, जो सिर्फ मेरे दिमाग में जब एक कंस्ट्रक्ट था तो ग्रीड था, तो वहां पे मैं करप्शन की रिपोर्ट्स अगर मैं देख लिया, कोर्ट के केसेस अगर मैं देख लिया किसी एक डिपार्टमेंट के, तो वो मेजरेबल फॉर्म में आया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कलेक्टिवली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाती है आपकी क्लास, आपकी रिसर्च का, ठीक है, कि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अब थोड़ा सा हम इस बात पे भी आते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं और उनकी रिलेशनशिप है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या हमारे लिए इतना मायने क्यों रखती है। थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि हमारे लिए इसलिए मायने रखती है कि रिसर्च में एक, ऑब्वियसली मैं कोई रिसर्च करूंगा एज ए रिसर्चर, ठीक है, तो उस रिसर्च के साथ मेरी एक सोच होगी जो मुझे लगता होगा, तो मैं उसके लिए हाइपोथेसिस दे दूंगा, जिसे परिकल्पना कहते हैं, टेंटेटिव अजम्पशन कहते हैं, जिसको हम एजुकेटेड गेस कहते हैं। तो जब एक रिसर्च की प्रोसेस की बात आती है, बात समझना, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में लिटरेचर रिव्यू में उस प्रॉब्लम के बारे में जाके पढ़ते हैं, फिर अगर कोई पॉसिबल गैप हमको लगता है और रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं हम तैयार करते हैं, उसके बाद हम अपना हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। अपना हाइपोथेसिस देके हम उस चीज के ऊपर एक रिसर्च का डिजाइन बनाना चाहते हैं। रिसर्च का डिजाइन बना के हम उसमें सैंपल करते हैं, सैंपल के बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और डेटा कलेक्शन के बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं,
और डेटा एनालिसिस करके हम रिपोर्ट कर देते हैं। यही प्रोसेस होती है रिसर्च की। तो जो प्रॉब्लम हमको लगी उसके ऊपर हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया वो गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए किया कि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम पे कितने लोग काम कर चुके हैं, ऑलरेडी इस चीज से कितने संबंधित लोग हैं। तो जब प्रक्रिया पे हम आते हैं, रिसर्च की प्रोसेस पे आते हैं और एक हाइपोथेसिस देने पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल वे में दो वेरिएबल्स और उनके रिलेशनशिप को पॉइंट आउट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट हमेशा एक नल हाइपोथेसिस भी होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, या तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती है जो कि आपके हाइपोथेसिस के खिलाफ होगा, हमेशा नेगेटिव हाइपोथेसिस बोल देते हैं, या वो प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ हो सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप। तो अगर आप हमेशा ये कहेंगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो आप नल की बात कर रहे हैं। देयर इज रिलेशनशिप मतलब कि आप आपके हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। अब ये पूरी सेटिंग्स में आप एक छोटी सी चीज समझिए कि एज अ रिसर्चर मैं क्लियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप क्यों चाहता हूं। मैं क्यों नहीं चाहता कि यार इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट हो जाए, उस पर कोई बुरा असर हो तो मुझे क्या दिक्कत है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल सेटिंग्स होती हैं, जैसे लेबोरेटरी हो गई। ठीक है, उस कंट्रोल सेटिंग में मुझे पता लग पाए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना असर डाल रहा है, बाय सिंपली स्टेटिंग कि भाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इतना असर है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक टीचर ना कुछ टीचिंग के मेथड्स डेवलप करता है और वो सोचता है कि यार इन टीचिंग के मेथड से ना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक, अब सपोज करिए कि ये टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो हर बच्चे पे अप्लाई करना चाहता है, एक ग्रुप पे अप्लाई करके दूसरे ग्रुप पे भी अप्लाई करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि यार ये टीचिंग मेथड्स मैं बार बार अप्लाई करूं और बार बार मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें। लेकिन यहां हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डिफाइन ना हो, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आके यहाँ काम खराब कर दे, पॉसिबल है। लेकिन मैं एज ए टीचर क्या चाहूंगा कि मेरे पास क्लियर पाथ हो, कंट्रोल सेटिंग्स के तहत एक आईवी मेरे पास हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास हो जिसका मुझे अच्छा खासा असर देखने को मिले। नाउ द थिंग इज कि ये प्रोसेस को खराब कौन करेगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो सपोज करिए कि जो एक्टिविटी लेवल है, अब याद रखिएगा इफ देयर इज अ हाइपोथेसिस, मैं एक न्यूटन के एग्जांपल से समझाता हूं ना हर बार आपको, कि अगर न्यूटन ने कहा कि देयर इज ग्रेविटी और कल को अगर आप अपनी एक नई रिसर्च लेके आए तो आपने कह दिया कि देयर इज नो ग्रेविटी, कि कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जो न्यूटन का हाइपोथेसिस होगा ना, जो प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस है, वो क्या होगा कि देयर इज ग्रेविटी, कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो वो यहां पे नल बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो हाइपोथेसिस था, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि कोई ग्रेविटी नहीं होती है, वो यहां पे स्टैंड करेगा और फिर उसके अगेंस्ट नल स्टैंड करेगा। आप रिसर्च करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा रिसर्च है, ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तहत आपने जो है वेरिएबल्स को डिफाइन किया और फिर वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बता दी, तो जब हम ज्यादातर ये कहते हैं ना कि देयर इज नो रिलेशनशिप, इसका मतलब हमेशा नल के साथ जुड़ा हुआ होता है कि नल को आप सही ठहरा रहे हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप। तो ऑफन क्या होता है कि हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस को नेगेटिव का हाइपोथेसिस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सारी रिसर्चेस के ऊपर कोई एस्टैब्लिश्ड थ्योरी तो है नहीं जिसमें कि आप कहेंगे कि देयर इज नो ग्रेविटी और पीछे एक थ्योरी होगी न्यूटन की जो कहेगी कि नहीं देयर इज ग्रेविटी। तो आपकी रिसर्चेस और उसके हाइपोथेसिस के लिए हर बार एक प्रीवियसली वेल एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस शायद ना मिले, तो हम सिंपल कह देते हैं कि आपने जब हाइपोथेसिस दिया तो आपने कहा कि दिस एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक पाथ डिफाइन कर दिया अंडर द कंट्रोल सेटिंग्स, और फिर उसके ऊपर जब नल एस्टैब्लिश हुआ तो उसने कहा देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग दी वेरिएबल्स। आई बात समझ में। तो जब हम उसी के लिए अकाउंट करते हैं तो ये सारा खेल वेरिएबल पे आके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि क्लियर रिलेशनशिप हमें पता हो बिटवीन द वेरिएबल्स। सो इफ देयर इज रिलेशनशिप, दिस इज योर हाइपोथेसिस, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स,
क्लियर नल हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश हो जाता है किसी भी रिसर्च में। नेगेटिव कह लो, नल कह लो, हमेशा रिफ्यूटेबल कह लो, ऑपोजिट कह लो, तो इस तरीके से। और जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो जब हम कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंफाउंडिंग वेरिएबल एज साबित हो सकती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपकी एक्सरसाइज या एक्टिविटी का लेवल है, और वेट गेन जो कि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम कसरत करते हैं उससे हमारा वजन बढ़ता है या घटता है, तो अगर हम कसरत कर रहे हैं और हमारा वजन जो है वो नहीं बढ़ रहा है या नहीं घट रहा है उस वेरिएबल में, उस प्रोपोर्शन में जिसमें कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका जो रिलेशनशिप होगा उसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और उसके रिलेशनशिप को फर्क डाल सकता है एज। ठीक है, तो एज वो वेरिएबल हो जाएगा जो कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाएगा, जो रिलेशनशिप अमंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल उसको इफेक्ट करेगा। आई बात समझ में? कि वो सजेस्ट करेगा कि कुछ कोरिलेशन है, जबकि हकीकत में कोई कोरिलेशन नहीं होगा, और इसे इंट्रोड्यूस करना कहते हैं बायस इंट्रोड्यूस हो जाएगा इससे आपकी रिसर्च में। अब फर्दर अगर मैं आपको इसके बारे में समझाऊं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टिपिकली उसका इफेक्ट होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और ये रिलेशनशिप जितनी क्लियर रहे उतना अच्छा है। जैसे कि अगर आप ये रिसर्च कर रहे हो कि कम कसरत करने से क्या वेट गेन होता है, तो आप लैक ऑफ एक्सरसाइज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दोगे और वेट गेन होने को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल दोगे। लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें भी आ जाएगा एक ऐसा फैक्टर बन के कि आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी जॉब क्या टाइप है, आपका स्ट्रेस क्या है, उसका असर भी तो वेट गेन पे आ सकता है। सिर्फ कसरत का असर थोड़ी आएगा, एक्सरसाइज का थोड़ी आएगा। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या करते हैं, आपके वेरिएंस को बढ़ा देते हैं और आपके बायस जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को सिंपल एक ऐसे वेरिएबल के तौर पे दे सकते हैं जो कि एज का वेरिएबल हो सकता है। नथिंग कैन पास फ्रॉम ब्लैक होल, नन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेविटेशनल वेव्स कमिंग फ्रॉम द ब्लैक होल। सॉरी, इतनी साइंस बेटा मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, मैं जस्ट एक आपके उस पे बता सकता हूँ कि मेरे को थ्योरी नहीं पता जो आप बोल रहे हो। ग्रेविटेशनल वेव्स पास फ्रॉम ब्लैक होल, नथिंग। हाँ ठीक है, हाँ आप अगर नेगेट कर रहे हैं तो दिस इज नल ऑन अ सिंपल बेसिस। जी याद रखिए, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑलवेज रिमेंबर null is often taken as there is no relationship among the variables. ठीक, and often alternative hypothesis or your hypothesis says there is relationship. अब आप कहोगे कि सर रिलेशनशिप बताने वाला ऑल्टरनेटिव ही क्यों है, क्योंकि कुछ डिफाइन करोगे ना आप अपनी रिसर्च में सब्सटेंशियल, तो आप ही को वेरिएबल देना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, और आपको ही बताना पड़ेगा कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर होता है। सो देयर इज समथिंग सब्सटेंशियल दैट यू विल डू, तो वो तो आप ही की रिसर्च में आपको एस्टैब्लिश करना होगा ना। अगर कल को मैं रिसर्च करूं और मैं ये कहूं भूत नहीं होते, तो मैंने कुछ प्रूव थोड़ी किया है यहाँ पे, मैंने कह दिया कुछ भी ना रिसर्च करके कि भूत नहीं होते। तो किसी चीज के नॉन एग्जिस्टेंस को मैं प्रूव करूंगा, उसके लिए मुझे किसी चीज का एग्जिस्टेंस तो चाहिए। मुझे किसी चीज का एग्जिस्टेंस प्रूव करना होगा, तो आप कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्चर्स हाइपोथेसिस में नो रिलेशनशिप क्योट नहीं कर सकते। पॉइंट समझे? और इतनी बारीकियों पे आके आप देखोगे किताबें कभी बात ही नहीं करती इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैंने जब पहली बार हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बारे में सीखा था, तो मुझे आज भी याद है कि मैं पीवाईक्यूज और उसके ऑप्शंस पढ़ के सीखता था। क्यों? क्योंकि इतना प्लेन तौर पे कोई बताएगा ही नहीं। सो पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि मैं हमेशा कहूंगा देयर इज रिलेशनशिप एज मेरे रिसर्च की हाइपोथेसिस, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के तौर पे, और अल्टरनेटिव के सामने नल के तौर पे क्या कहूंगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप। समझे बात को? सो नल को ऑफन रिफ्यूटेबल ले लेते हैं, एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड कोई थ्योरी ले लेते हैं। सो इफ आई से ना कि 5 equal to 5, then 5 not equal to 5 is taken as null. आई बात समझ में? That's the point. And then if I say there is relationship, तो I have to define what is independent and what is dependent, कि which affect the other, इनमें से कौन सा किसको इफेक्ट कर रहा है। तो देन हम कहते हैं कि एक इफेक्टिव कॉजल रिलेशनशिप हम डिफाइन कर देते हैं, और ये कॉजल रिलेशनशिप जो है यही कहलाती है कॉज और इफेक्ट
की रिलेशनशिप। आई बात समझ? तो ये हो गया इसका कंफाउंडिंग बायस। अब देखिए टेक्निकली कंफाउंडिंग कभी भी एक ट्रू बायस नहीं होता, क्योंकि बायस क्या होते हैं, यूजुअली रिजल्ट होते हैं एरर्स के डेटा कलेक्शन के अंदर। और वन डेफिनेशन ऑफ बायस इज की जो टेंडेंसी है स्टैटिस्टिक्स की कि वो ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर लेती है कभी कभी किसी ना किसी पैरामीटर को या पॉपुलेशन पैरामीटर को। सो इन दिस सेंस कंफाउंडिंग जो है वो एक तरीके का बायस हो जाता है। आपको टिपिकली ये नहीं कहना है कि वो हमेशा एक बायस की तरह काम करता है, बट यस इट मे ट्रीट एज बायस। तो कंफाउंडिंग बायस क्या है कि कोई ऐसा वेरिएबल आया आपके मॉडल में जिसने कि अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर दिया इफेक्ट को, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव कंफाउंडिंग हो जाती है, जब आपने जो ऑब्जर्व किया एसोसिएशन वो बायस कर गया इसे अवे फ्रॉम द नल, कि आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया इफेक्ट को, तो वो पॉजिटिव कंफाउंडिंग हो गई कि आप नल से जो है बायस अवे हो गए, कि जो नेगेट कर रहा था उससे आप अवे हो गए, तो आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया इफेक्ट को। और अगर यही नेगेटिव कंफाउंडिंग होता तो क्या होता कि आपने ऑब्जर्व्ड जो एसोसिएशन थी वो बायस हो गई टुवर्ड्स नल, की आप नल की तरफ ही चले गए, जो रिफ्यूट कर रहा था आपके रिसर्चर्स के हाइपोथेसिस को, आप उसी की तरफ चले गए, तो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया इफेक्ट को। आई बात समझ में? कि कंफाउंडिंग बायस दो तरीके के होते हैं, कभी कभी वो पॉजिटिव कंफाउंडिंग होती है जो आपको नल से दूर ले जाएगा, क्योंकि जब आपने क्या कर लिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया फैक्ट को, और कभी कभी वो आपको नल की तरफ लेके चला जाएगा जब आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया किसी फैक्ट को। तो पॉजिटिव कंफाउंडिंग भी हो सकती है, नेगेटिव कंफाउंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि कैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कम करें। थोड़ा सा आप इस टेक्स्ट पे ध्यान कम लगाएंगे और मेरी बात ज्यादा सुनेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कंफाउंडिंग कैसे कम होती है, कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू कम होती है, एज सिंपल एज दैट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ और इस सिचुएशन को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सपोज करिए, थोड़ा सा आपको फिटनेस का ज्ञान भी दे देते हैं। ये है मिस्टर बबलू, ठीक है। बबलू ने क्या किया है, सिक्स पैक के लिए जिम ज्वाइन किया है, और जिम ज्वाइन करते ही भैया को बोल दिया है कि भैया वन सिंपल क्वेश्चन आई हैव टू आस्क, एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जाके कहा है कि क्या महीने भीतर बन जाएगी मेरी सॉलिड बॉडी। और बबलू को ऑब्वियसली कुछ नहीं पता, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना, जस्ट स्टोरी। बबलू डजंट नो द साइंटिफिक फैक्ट कि पोजिशनल बॉडी फैट कभी कम नहीं होता। पोजिशनल फैट कभी कम नहीं होता। कि साइंस कहती है कि कल को अगर मुझे अपने गाल कम करने हो तो क्या हो जाएंगे, कल को मुझे अपना पेट ही सिर्फ कम करना हो तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आप कितनी एब्स की एक्सरसाइजेस मान लें, कितने ही हाथ घुमा लें हाथ पतले करने के लिए, कितने ही चल लें टांगे पतली करने के लिए, फैट रिमूव होता है पूरी एक प्रोसेस से, जिसमें लास्ट में आता है आपका पेट किसी भी में। तो पोजिशनल फैट कम नहीं होता। लेकिन बबलू को क्या हुआ कि ये वादा कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल बना देंगे, महीने में तो तुमको जो है जॉन इब्राहिम बना के निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसको कहा गया कि यस आपके सिक्स पैक आ जाएंगे। अब सिक्स पैक क्या होते हैं बेसिकली, ऑब्वियसली वो तो सिर्फ एक रूटीन से आ सकते हैं, बहुत अच्छे रूटीन से आ सकते हैं, जब आपका जो बॉडी फैट है वो एज कंपैरिजन बहुत कम चला जाएगा। अब नाउ प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस सिचुएशन। बबलू को देख के उसके एक अंकल ने भी जिम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इसने क्या किया कि थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ किया और रिकमेंड किया। बबलू तुम्हारी तरह नहीं था, अच्छी क्लासें देख के उसके बारे में दूसरों को नहीं बताता था। बबलू ने एक दिन ट्रेनिंग देखी, अच्छी ट्रेनिंग देखी, उसने फट से अपने अंकल को ज्वाइन करवा दिया। तो बबलू के अंकल ने भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा ताने मार रहे हैं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अंकल ने भी ज्वाइन किया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दोनों ने सेम वर्कआउट करे, ठीक है, और क्या सेम रिजल्ट आएंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये 18 साल का है और ये 40 साल के। तो आप कहोगे कि ड्यू टू एज फैक्टर
सेम रिजल्ट नहीं आएंगे सर। तो हुआ क्या, वर्कआउट सेम था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रिजल्ट सेम नहीं था जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डीवी। क्योंकि एज एक कंफाउंडिंग वेरिएबल साबित हुई। आई बात समझ? अब क्योंकि एज एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है इस केस में, तो उसको कम कैसे करेंगे, उस कंफाउंडिंग वेरिएबल को दूर कैसे करेंगे? तो दूर ऐसे करेंगे कि 18 से 24 वालों के लिए एक वर्कआउट का रूटीन होगा अलग, डाइट अलग होगी। 24 से 30 वालों के लिए अलग वर्कआउट और डाइट होगी। 30 से 35 वालों के लिए अलग होगी और 35 से 40 वालों के लिए अलग होगी। तो जो वर्कआउट उनको दिया जाएगा उससे आप सेम रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल एस्टैब्लिश करना। आई बात समझ? इससे कंफाउंडिंग बायस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कि आपने एज की ब्रैकेट्स बना दी, अब एज का असर ही खत्म, एज का नेगेटिव असर कंफाउंडिंग वेरिएबल के तौर पे खत्म हो गया। आई बात समझ? एग्जैक्टली। तो एज फैक्टर क्या एड्रेस हो सकता है कंट्रोल वेरिएबल के तहत एज की ब्रैकेट्स बना देने से? क्योंकि सब एज ग्रुप्स का अलग अलग आपने कैटेगरी बना के कंट्रोल वेरिएबल एस्टैब्लिश कर दिया। एक और बहुत इजी तरीका है जिसके थ्रू मैं आपको हमेशा कंट्रोल वेरिएबल समझाते हुए आया हूं, जो अगला कंट्रोल वेरिएबल हमारा टॉपिक भी है ये। तो इसके लिए मैं सिंपल सी बात है कि आपको एक ऐसे तरीके समझाता हूं, आप में से बहुत लोगों को वो तरीका याद होगा कि नमक डालने से पानी जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, कि अगर आप पानी में नमक डाल लोगे तो पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक, तो एक तरफ नमक वाला पानी गर्म किया जाएगा और एक तरफ ऑब्वियसली बिना नमक वाला पानी गर्म किया जाएगा। तभी तो पता लगेगा ना, विदाउट नमक सॉल्ट। ठीक है, तो एक तरफ नमक वाला पानी गर्म किया जाएगा, एक तरफ बिना नमक वाला पानी गर्म किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कौन सा सच में जल्दी गर्म होता है। तो इनमें से एक है कंट्रोल्ड वेरिएबल या कंट्रोल्ड कंडीशन और एक है एक्सपेरिमेंटल। तो नमक वाली क्या हो गई, एक्सपेरिमेंटल, और ये कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। आई बात समझ? क्लियर है कि कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? याद रखेंगे नमक वाला एग्जांपल कि सेवरल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कि कंट्रोल वेरिएबल भी होता है, जिसे कंट्रोल्ड वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें सिर्फ दो चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कितनी लाइट, सनलाइट मिले कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई सनलाइट। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एज यू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देखोगे कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो सनलाइट का ऐसा, सनलाइट सूरज दादा का प्लांट की ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है? तो सनलाइट आप जैसे जैसे कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। सो दिस इज आईवी, दिस इज डीवी। लेकिन कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, ऐसी चीज जिसे कांस्टेंट रखना हो। तो कांस्टेंट क्या रखा जाएगा, एक प्लांट ग्रोथ के एक्सपेरिमेंट में वाटर और फर्टिलाइजर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सपोज करो कि एक पौधे को आपने जो है 6 घंटे जो है वो धूप दी, दूसरे वाले को भी 6 घंटे धूप दी, लेकिन एक प्लांट बहुत बढ़ गया और एक प्लांट उतना नहीं बढ़ा, तो क्या फर्क होगा, कुछ वेरिएबल्स का फर्क होगा। वो कंट्रोल वेरिएबल्स जिन्हें आपको कांस्टेंट रखना है कि सबको बराबर पानी देना है, सबको बराबर फर्टिलाइजर देना है। क्योंकि अगर आपने पानी और फर्टिलाइजर को अलग अलग दिया अलग अलग प्लांट्स को, तो ऑब्वियसली उसका गलत असर तो देखने को मिलेगा ही। उसका असर किसी पे ज्यादा हो जाएगा और किसी पे कम हो जाएगा, और आपका एक्सपेरिमेंट आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट करता है। तो उसी के लिए कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है कि
अगर कंट्रोल वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट नहीं रखा तो ये आपके एक्सपेरिमेंट को खत्म कर देंगे। तो एग्जांपल के तौर पे कि आप कंक्लूड करोगे कि प्लांट ना 4 घंटे की लाइट में बहुत बढ़िया बढ़ते हैं, 4 घंटे आप डेली सनलाइट दो, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपके प्लांट्स रिसीव कर रहे हैं अलग अलग फर्टिलाइजर के लेवल, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट इनवैलिड हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि relationship between the independent variable and dependent variable is very clear and all the factors should be kept constant। तो कांस्टेंट रखना है सारे फैक्टर्स को। तो एक रिसर्चर के तौर पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका असर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब कि आपके प्लांट की ग्रोथ पे पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको उन्हें कंट्रोल करना है, आपको उन्हें कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट में कॉम्प्रोमाइज करते हो इंटरनल वैलिडिटी, जो कि एक और तरीका है कहने का कि आपका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, तो कंट्रोल इंटरनल वैलिडिटी के लिए क्या होता है, प्रोसेस बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है, स्मूथ रखनी पड़ती है, टाइट रखनी पड़ती है, बहुत इंटैक्ट रखनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि भाई रेस्टोरेंट में खाना बनता है तो हर इंग्रेडिएंट होता है तभी सेम टेस्ट आता है, घर में वो चीज बन जाती है तो वो सेम टेस्ट नहीं आ सकता बार बार, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आप कुछ सामान नहीं भी डालेंगे तो भी घर में तो सब्जी बना ही लेंगे, बट एक सा टेस्ट नहीं आएगा। तो पॉइंट यही होता है ना कि आपको अगर इंटरनल वैलिडिटी बढ़ानी है तभी आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो बढ़िया होगा। इंटरनल वैलिडिटी के लिए हर एक फैक्टर को चेक में रखना पड़ेगा, और कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जिन्हें कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे कि हमने एक बहुत सिंपल एग्जांपल की बात की, और इस सिंपल एग्जांपल में हमने क्या कहा कि कितना सनलाइट आप देंगे, ठीक है जी, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो आपने कहा कि 4 घंटे बहुत है। लेकिन कंट्रोल वेरिएबल में कौन सी चीजें आएंगी कि आपको पानी सबको बराबर देना है, आपको फर्टिलाइजर सबको एक साथ देना है, तभी जाके आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड हो सकता है, वरना नहीं होगा। वरना आप कुछ अंदाजा दे ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते कि क्या चीज काम करी और क्या चीज नहीं काम की। आई बात समझ? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाटर और फर्टिलाइजर के लेवल्स बड़ा मायने रखते हैं, और जब आप कंट्रोल वेरिएबल्स जो है ऑब्वियसली उन्हें अगर कंट्रोल रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन जाएंगे, और जिससे कि आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। समझे बात को? कि अगर आपने कंट्रोल ग्रुप इस वाले एग्जांपल में लगाना था ना, एक्टिविटी लेवल, वेट गेन और एज वाले में, तो एज की कैटेगरीज बना देनी थी बस। तो एज ग्रुप कंफाउंडिंग वेरिएबल बनता ही नहीं, 20 से 30 वालों के लिए अलग बना देते, 30 से 40 की उम्र वालों के लिए अलग ग्रुप बना देते, 40 से 50 वालों के लिए अलग बना देते। ये आपने नहीं किया तो एज कंफाउंडिंग वेरिएबल थी। सेम ऐसे ही आपके सनलाइट और क्या कहते हैं प्लांट की ग्रोथ वाले एग्जांपल में आप वाटर को, फर्टिलाइजर लेवल को, आप मिट्टी के उर्वरक क्षमता को, ये सारी चीजों को कांस्टेंट रख दीजिए, फिर सनलाइट के बेसिस पे प्लांट ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहां आपको कंट्रोल वेरिएबल्स बड़े जरूरी हैं। सो अगर आपके पास कंट्रोल वेरिएबल्स हैं इफेक्टिव और आपने उनको कांस्टेंट रखा है, कंट्रोल वेरिएबल्स को कांस्टेंट ही रखा जाता है, तो कंट्रोल वेरिएबल्स अगर आपने एस्टैब्लिश कर दिए तो आपका एक्सपेरिमेंट में ज्यादा क्लियर तरीके से रिलेशनशिप आएगा बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई बात समझ? यस एग्जैक्टली। आगे चलते हैं कि एक चीज कभी देखिएगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल वेरिएबल्स और कंट्रोल ग्रुप्स, क्या इसका कोई फर्क होता है? तो देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के अंदर ये वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है कि आप सारे वेरिएबल्स को अकाउंट कर पाए, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि अच्छी रिवीजन अच्छा रिजल्ट लेके आती है, बट क्या सिर्फ अच्छी रिवीजन ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है? बच्चे का मानसिक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड क्या था एग्जाम वाले दिन, वो असर करेगा। लक चला या ना चला, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो ज्यादा नहीं हो गई थी, ठीक है। ओवरऑल उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर कोई 4 साल से फेल होता आ रहा है कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। अगर कोई पिछले साल ही एग्जाम को क्लियर किया था दोबारा एग्जाम दे रहा है कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो और भी तो फैक्टर्स है दोस्त, लेकिन ऐसे तो एंडलेस फैक्टर्स हो सकते हैं, सारे फैक्टर्स तो बताए नहीं जा सकते। ऑब्वियसली सारे फैक्टर्स को आप कभी भी, सारे वेरिएबल्स को आप कभी भी नहीं गिन सकते, लेकिन वो आपके एक्सपेरिमेंट पे असर जरूर डालेंगे। तो जितना गिन सकते हो, जितना कोशिश हो सकती है कि बड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना सारे पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, तो इसलिए आपको एक कंट्रोल ग्रुप बनाना पड़ता है। और एक कंट्रोल ग्रुप क्या करता है, आपको बेसलाइन दे देता है। अब वो कंट्रोल ग्रुप मेरे लिए सीधा सीधा हो गया कि मैं 20 से 30 उम्र वालों की बात करूंगा कि इतनी एक्सरसाइज करके इतना वेट लॉस हो सकता है, समझे।
2 लीटर डेली पानी देना है और ये कंपनी का फर्टिलाइजर देना है, तो 4 घंटे सनलाइट अगर आप दोगे, 4 घंटे अगर सनलाइट दोगे एक प्लांट को डेली, तो उसकी ग्रोथ इतनी होगी, उसकी ग्रोथ इतने से बढ़ेगी, इतने परसेंट से। तो कंट्रोल ग्रुप बना देते हो आप। वो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? वो एक बेसलाइन की तरह सर्व करता है कि भाई एज का कंफाउंडिंग वेरिएबल दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज और उसके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर आपने बेसलाइन बना दी कि दिस इज फॉर यंग पीपल, दिस इज फॉर एडल्ट्स, दिस इज फॉर ओल्डर पीपल, तो आपने क्लियर बेसलाइन दे दी कि ये रूटीन किस किस के लिए कैसे कैसे काम करेंगे। आई बात समझ? एग्जैक्टली दिस इज दी सिचुएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगला आता है क्राइटेरियन वेरिएबल। आपने खूब क्राइटेरियन वेरिएबल जो है, और इसके साथ साथ ये इसके साथ यूज होने वाले बाकी के वेरिएबल्स को आप सुनेंगे, और एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस के साथ साथ ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसको क्राइटेरियन और प्रिडिक्टर वेरिएबल का नाम सुनेंगे आप इकट्ठे। ठीक है, तो देखो क्राइटेरियन वेरिएबल और प्रिडिक्टर वेरिएबल ये यूज कब होते हैं? बहुत सिंपल है कि मैं इतनी देर से कह रहा हूं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको प्रिडिक्टर कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन कहते हैं। अब कितनी जबरदस्त बात है कि क्राइटेरियन वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। जैसे प्रिडिक्टर वेरिएबल जो है वो एक ऐसा नाम है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है और जो प्रिडिक्ट करता है एक आउटकम को। और आपने देखा होगा कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी एक तरीके की वैलिडिटी होती है ना? लेकिन फिर अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है? एक ही नाम से काम चला लेते। प्रिडिक्टर देने की नाम क्या जरूरत थी इसको, और डीवी को क्राइटेरियन वेरिएबल बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्राइटेरियन वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक दूसरा नाम है, लेकिन ये टर्म एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि जब सिचुएशन होगी ऐसी जिसमें आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से डील करना है, तो आप हमेशा क्राइटेरियन का नाम लेंगे। जब आपको क्वालिटेटिव सिचुएशंस की तरफ जाना है तो आप हमेशा क्राइटेरियन वेरिएबल बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोलेंगे। जब एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस होगी, जब क्वांटिफाइबल सिचुएशंस होगी, सिचुएशंस जो कि नंबर से रिलेट करती है उनकी बात हो रही होगी, तो आप हमेशा नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस ना बोल के उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तब यूज होता है जब न्यूमेरिक, क्वांटिफाइबल और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, जो एक ही बात है बेसिकली। और अगर नॉन न्यूमेरिक, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वालिटेटिव सिचुएशंस की बात होती है, तो आप हमेशा क्राइटेरियन वेरिएबल उसका नाम लेते हैं। अंडरस्टूड जी? क्राइटेरियन तब लगता है जब आप ज्यादातर देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही हो, बट नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में, नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस में, क्योंकि टर्म एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल नहीं है। जैसे मान लो कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एप्लीकेशंस में, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन वगैरह है, इनमें ज्यादातर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा को ये यूज करती है प्रिडिक्शन करने के लिए। अब सपोज करो मैंने एक इस तरीके का चार्ट बना दिया जो बेसिकली आने वाले वर्षों में मॉनसून कैसा होगा ये प्रिडिक्ट करने के लिए है। तो मैंने कुछ अभी के पैटर्न्स आपको रिग्रेशन चार्ट के थ्रू जो है वो इस तरीके से समझाए कि दिस इज द पैटर्न ऑफ रेन थ्रू आउट द डेकेड। तो आप जब लीनियर रिग्रेशन की लाइन खींचोगे तो आप इस तरीके से खींचोगे, यहाँ क्लियर पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो एग्जिस्टिंग डेटा मेरे पास है उसके बेसिस पे जब मैं लीनियर रिग्रेशन की या रिग्रेशन की लाइन जो है वो दे रहा हूं, तो ये रिग्रेशन की लाइन क्लियरली क्या बता रही है? ये रिग्रेशन की लाइन जो है वो मुझे यही बता रही है कि द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल ओवर द डेकेड शोइंग कि आपके जो प्रोपोर्शन ऑफ रेन है वो बढ़ने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्राइटेरियन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज वन मोर थिंग जो मैं जिस चीज पे जाऊंगा, ऐसे ही क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है ना, उसमें प्रिडिक्टर वेरिएबल जो है उसको आईवी की तरह लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है एक आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए। आउटकम ऑब्वियसली क्राइटेरियन है क्योंकि क्राइटेरियन इज कॉल्ड डिपेंडेंट। तो प्रिडिक्टर इज यूज्ड फॉर आउटकम, predictor is used as an independent variable for
obviously predicting an outcome that is DV, that is criterion, dependent variable. So one of the main differences between the independent, dependent and criterion predictor variable is the concept of causation. causation के concept के आधार पे आप independent variable, dependent variable को use करते हैं और causation के सिद्धांत के आधार पे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आप IV को मैन्युपुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, माने चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैन्युपुलेशन क्या करती है, वो चेंज ले आती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कि मैं टीचिंग के तरीकों को बदल दूं और फिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट के अंदर फर्क देखूं, तो मेरे टीचिंग के तरीकों में किए गए बदलाव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तहत इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए मैनिपुलेशन की तरह है और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट में देखा जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्या होता है कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई इन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर हम कभी भी आईवी और डीवी के वर्ड को यूज नहीं करते, क्योंकि हो सकता है, जो मैंने आपको एक बात समझाई थी, कि हो सकता है कि भारत की जीडीपी भी ऊपर बढ़ रही है बट भारत की अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर बढ़ रही है, लेकिन भारत की जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट, भारत की जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन कोई कॉजेशन नहीं है। जीडीपी की वजह, जीडीपी बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ती। समझे बात को कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को यूज करते हैं और कोरिलेशंस देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन के चार्ट्स बनाते हैं, प्रिडिक्टर्स के बेसिस पे आप क्राइटेरियन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप कॉजेशन देखते हैं। और कॉजेशन में क्या होता है कि दो चीजें इकट्ठे बढ़ते हुए मिल सकती हैं बट उसका मतलब ये नहीं होता कि एक से दूसरी बनी है। तो जब हम क्वालिटेटिव सिचुएशंस की बात करते हैं तो कॉजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिग्रेशन की बात करते हैं, मॉडलिंग स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो वहां पैटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये पक्का नहीं होता कि इस चीज ने दूसरी चीज को कॉज किया है, कि जीडीपी बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। लेकिन ये दो चीजें अगर साथ हो रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है इसका, और वो पॉजिटिव कोरिलेशन सिर्फ प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन के थ्रू बताया जा सकता है। अगर मैंने वहां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड जोड़ दिया तो फिर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करके, माने कि जीडीपी में चेंज करके कोई असर लेके आ पाऊंगा डिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट में, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा सिद्धांत। आई बात समझ? दिस इज द रीजन। सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं याद रखना, उसके पीछे रीजंस भी हैं। क्लियर? एक्चुअली देखो, कहने को तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप वाक्य में इसको समझें तो, वरना तो सभी मिट्टी है, अब क्या समझाएं क्या नहीं, वो सारी चीजें ही, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन, इसमें जो चीजें होती है ना, उसमें आप कोरिलेशन को पिक कर सकते हो बट उसमें कॉजेशन नहीं पिक हो सकता, एंड दैट्स द होल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, which is endogenous variables। एंडोजीनियस वेरिएबल्स और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस के बीच का फर्क पहले तो आप ये समझिए कि ये डिफरेंस क्या होता है, हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में, एंडोजीनियस इकोनोमेट्रिक्स में भी यूज होते हैं, लीनियर रिग्रेशन में भी यूज होते हैं। ऑब्वियसली ये टर्म्स लोगों को बहुत परेशान करती है बट दिस इज नॉट थिंग। एंडोजीनियस आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह हैं और एक्सोजीनियस थोड़े थोड़े आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह होते हैं। नाउ दैट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब हम एंडोजीनियस वेरिएबल्स और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स
को एक साथ ट्रीट करने की बात करते हैं, तो कुछ भी प्योरली एंडोजीनियस और प्योरली एक्सोजीनियस नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे कि एंडोजीनियस वेरिएबल्स और एक्सोजीनियस वेरिएबल में प्योरली एंडोजीनियस और प्योरली एक्सोजीनियस कुछ भी नहीं होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कैसे? देखो, एंडोजीनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता लगती है किसी दूसरे वेरिएबल से सिस्टम में। ये अदर वेरिएबल्स ही एक्सोजीनियस वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिया जा रहा है, और ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए, कि एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाइट शुगर। ठीक है, एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, दोनों में एंडोजीनियस लिखा है। कहाँ जी? हाँ जी, दोनों एंडोजीनियस ही है। कौन है ये? पूजा गुप्ता। बेटा आपके लिए क्लैपिंग। अरे भाई, एंडो लिखा है तो एंडो ही है। क्या बात है? आप सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, दोनों में एंडो लिखा है, इसका मतलब एंडो ही है। एक में एंडो एक्सो लिखना था क्या बेटा? ये लिखा है कि इकोनोमेट्रिक्स और लीनियर रिग्रेशन में यूज होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि एंडोजीनियस वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता लगती है किसी दूसरे वेरिएबल से जो एक्सोजीनियस होता है। समझे बात को? ध्यान से सुनिए। एक शुगर की फैक्ट्री है जिसमें की चीनी बनाई जाती है, तो जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो एंडोजीनियस हो गया, क्योंकि एंडोजीनियस का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितनी चीनी बनती है वो एंडोजीनियस हो जाएगी, और वो क्योंकि डिपेंड कर रही है बाकी के वेरिएबल्स पे, जैसे कि मौसम कैसा है, पेस्ट क्या है, प्राइस क्या है, फ्यूल क्या है। तो जितनी अमाउंट ऑफ शुगर आप बनाओगे वो डिपेंड करेगी दूसरे फैक्टर्स पे। तो उन फैक्टर्स को क्या कहेंगे हम? उन फैक्टर्स में जितना भी हम कहेंगे कि वो प्योरली एंडोजीनियस हो जाएगा, जो चीज किसी चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो रियल लाइफ में आपको प्योरली एंडोजीनियस वेरिएबल्स मिल जाएंगे क्या? ये तो रेयरिटी है। क्यों? क्योंकि इट्स मोर लाइकली कि जो एंडोजीनियस वेरिएबल्स होंगे वो पार्शियली डिटरमिन्ड ही हो रहे होंगे एक्सोजीनियस फैक्टर्स से। जैसे मान लो शुगर का प्रोडक्शन पेस्ट से प्रभावित होता है, तो उस केस में आप कहोगे कि शुगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि एंडोजीनियस वेरिएबल है। ठीक है, और पेस्ट जो है वो मेरा एक्सोजीनियस वेरिएबल है, क्योंकि ये असर डालता है तो शुगर के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन पेस्ट किससे प्रभावित होते हैं? पेस्ट मौसम से प्रभावित होते हैं, वेदर से प्रभावित होते हैं। तो फिर आप कहोगे कि यार वेदर पेस्ट को करता है, तो इस मामले में पेस्ट हो गया मेरा एंडोजीनियस और वेदर हो गया मेरा एक्सोजीनियस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स आपके जो पेस्ट बीच में फंस गया, ये पार्शियली एंडोजीनियस है और पार्शियली एक्सोजीनियस है। थोड़ा क्लियर पेज पे इसकी रिलेशनशिप दिखाता हूं, समझ में आएगा। कहते हैं कि एंडो वर्ड उसके आगे लगता है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, और एक्सो उसके आगे लगता है जो किसी चीज को प्रभावित करता हो, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रिएक्ट करता हो। दुनिया में प्योरली एक्सोजीनियस और प्योरली एंडोजीनियस वेरिएबल्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हमने एग्जांपल लिया कि जो शुगर का प्रोडक्शन है, कि कितनी चीनी प्रोड्यूस होगी एक मिल से, ये एंडोजीनियस है। पेस्ट पे डिपेंड करता है कि पेस्ट कितने हैं अवेलेबल। तो पेस्ट बन गए मेरे एक्सोजीनियस वेरिएबल्स जो प्रभावित करते हैं शुगर के प्रोडक्शन को, तो शुगर बन गई मेरी एंडोजीनियस। बट फिर पता लगा कि पेस्ट तो खुद मौसम पे डिपेंड होते हैं, वेदर कैसा है इस पे पेस्ट डिपेंड करेगा। तो इस केस में वेदर बन गया एक्सोजीनियस और पेस्ट बन गया एंडोजीनियस।
तो हकीकत में देखा जाए तो पेस्ट एज अ फैक्टर पार्शियली मान लें कि आधा एंडोजीनियस है और आधा एक्सोजीनियस है। आई बात समझ में कि इट इज पार्शियली एंडोजीनियस एंड पार्शियली एक्सोजीनियस, क्योंकि थोड़ा वो दूसरे को इफेक्ट करता है और थोड़ा वो दूसरे से इफेक्ट होता है। और इसीलिए दुनिया में बड़ा ही मुश्किल होता है कि किसी भी एक चीज को पूरी तरीके से एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। अंडरस्टूड। एंडो बिहेव करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह जो प्रभावित होता है, एक्सो वो करता है जो कि इंडिपेंडेंट है जो प्रभावित करता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये और समझा सकता हूं कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आपके पास लग्जरी होगी। इस केस में पैसा एक्सोजीनियस वेरिएबल है और लग्जरी एंडोजीनियस वेरिएबल है, ठीक है, प्योरली समझ में आ रहा है। लेकिन अब मैं एक तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस करके ये बोल देता हूं कि अगर आप हार्डवर्किंग हैं तो आपके पास पैसा है, और आपके पास पैसा है तो आपके पास लग्जरी है। नाउ दैट दिस इज एंडोजीनियस डिपेंडेंट मनी पे, मनी एक्सोजीनियस, बट मनी डिपेंडेंट है खुद, तो मनी बिकम्स एन एंडोजीनियस वेरिएबल और हार्ड वर्किंग बिकम्स एन एक्सोजीनियस वेरिएबल। ठीक, मैं कहूं कि किसी की पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है अगर और स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है तो वो बंदा हार्ड वर्किंग निकलेगा। तो अब हार्ड वर्किंग बिकम्स एंडोजीनियस और पेरेंटिंग और स्कूलिंग बिकम्स एक्सोजीनियस। मैं कहूं कि पेरेंटिंग और स्कूलिंग में आपके क्या कहते हैं, एजुकेशन जो है पेरेंट्स का, वो बहुत इफेक्ट करता है कि अच्छी पेरेंटिंग तो तभी होती है जब एजुकेटेड पेरेंट्स मिल जाएं। तो पेरेंट्स नाउ बिकम एक्सोजीनियस और पेरेंटिंग बिकम्स एंडोजीनियस। आप कहेंगे कि आपके एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स इस बात पे निर्भर करती है कि जहां से, जिस रीजन से आपके पेरेंट्स आते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी शिक्षा कैसी थी। तो एजुकेशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पास कैसे रिसोर्सेस थे, इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपके पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी थी। तो आपके पेरेंट्स की एजुकेशन बन जाती है एंडोजीनियस और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो बन जाती है एक्सोजीनियस। अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो यूएस में रहा करते थे और वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था एजुकेशन का, एज अपोज टू दूसरे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स जो कि कहीं और रहते थे। तो इस बात में ये बन गया यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सोजीनियस और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एजुकेशन बन गई एंडोजीनियस। इसलिए दुनिया में ये बहुत मुश्किल होता है कि आप प्योरली एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस वेरिएबल्स को कहीं से ले आएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ज्यादातर जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर पार्शियली एंडोजीनियस, पार्शियली एक्सोजीनियस। सो इन दैट थिंग कि इवन द लग्जरी यू हैव, इसका भी असर पड़ सकता है आपके ऊपर किसी और वेरिएबल के तौर पे, कि जितनी लग्जरी होगी उतना ही आप लेजी हो जाएंगे। तो लग्जरी बिकम्स एक्सोजीनियस एंड लेजी होना बिकम्स एंडोजीनियस, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड one exogenous and one endogenous variable only. Exactly. So in real world it is very difficult, but obviously science doesn't play on this. They want exogenous endogenous. So आई बात समझ कि जब हम एक सिस्टम में वेरिएबल्स को क्लासिफाई करते हैं तो अनलाइक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट, कौन से वेरिएबल्स एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस हैं, ये बहुत चैलेंज की बात है ना, ये बहुत चैलेंज का विषय है। क्योंकि अगर आप शुगर प्रोडक्शन के एग्जांपल को लोगे तो उसमें शुगर का प्रोडक्शन तो प्राइस से भी बढ़ सकता है, फ्यूल के प्राइस से बढ़ सकता है। तो मान लो कि एक नई बेल्ट आ गई प्रोडक्शन में जिससे कि शुगर का आउटपुट बढ़ सकता है, कि एक नई बेल्ट आई प्रोडक्शन में, उससे शुगर का आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा। तो इन दिस
टू डिसाइड दिस न्यू वेरिएबल इज एक्सोजीनियस, तो ये शुगर की बेल्ट एक्सोजीनियस हो गई, आपकी शुगर का आउटपुट एंडोजीनियस हो गया। तो यू वुड हैव टू डिसाइड कि इंक्रीज इन आउटपुट जो है उससे नए वेरिएबल्स में क्या चेंज होगा क्या। तो एक वेरिएबल जैसे कि मौसम, वेदर एक्सोजीनियस हो सकता है क्योंकि वेदर पे ज्यादा चीजें नहीं इफेक्ट करती, वेदर दुनिया की बाकी चीजों को बहुत इफेक्ट करता है। समझे बात को, कि मौसम जो है वो ज्यादातर दुनिया की बहुत सी चीजों पे असर डालता है, तो वो एक्सोजीनियस हो सकता है। और मौसम से प्रभावित होने वाली पहली चीज मतलब कि फसल एंडोजीनियस हो सकती है। तो अगर आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन बिठानी है तो आप कह सकते हैं कि मौसम कुछ हद तक एक्सोजीनियस है, और जो मौसम के बाद आपको देखने को मिलता है क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, वो एंडोजीनियस हो सकता है। तो ऐसे में लेकिन प्राइस जो है ये बहुत खतरनाक वेरिएबल है, कि प्राइस जो है, जो प्राइस शुगर का है, certainly isn't affected by one small manufacturing plant's output। तो ऑब्वियसली शुगर का प्रोडक्शन जो है वो किसी एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के आउटपुट से उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा प्लांट है तो बिल्कुल पड़ेगा। तो उसमें अगर आप कहेंगे प्राइस इन इस केस वो एंडोजीनियस भी हो सकता है और एक्सोजीनियस भी हो सकता है, कि अगर मुझे किसी चीज का बहुत ज्यादा दाम मिल रहा है तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा शुगर को, जैसे ही मैं शुगर को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा शुगर का दाम घट जाएगा। तो प्राइस खुद इफेक्ट होता भी है और इफेक्ट करता भी है। दाम बहुत मिलेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो दाम घट जाएंगे। तो प्राइस इफेक्ट खुद भी हो रहा है सप्लाई से और सप्लाई को इफेक्ट कर भी रहा है। तो प्राइस में वो दोनों गुण हैं कि वो पार्शियली एक्सोजीनियस और पार्शियली एंडोजीनियस बन जाता है, जबकि वेदर एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर इफेक्ट करता ही है, तो वो एक्सो है। सो एक्सो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट, एंडो दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। अंडरस्टूड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप एक्सो में सीधा एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रीक वर्ड एक्सो होता है, इसका मतलब आउटसाइड मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, एंड दैट इज द बेसिस इज अ वेरिएबल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स। और मैंने लगभग ये पूरा आपको समझा ही दिया। ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहते हैं, कैटेगरी वेरिएबल को कहते हैं। कैटेगरी वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है जो न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, और जैसे कि ब्लू, ग्रीन, जेंडर, मेल, फीमेल वगैरह, ये सब इस बेसिस पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आपको कल सुबह कराएंगे 10 बजे। ये एकेडमी का ऑफर है जिसको आप जरूर फायदा उठा सकते हैं। कोड है SGRYT। अगर आपको नए कोर्सेज में एनरोल करना है, इस सेशन को लाइक करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोगों के सजेशन में जाए, और लोग इस वेरिएबल वाले चैप्टर्स को पढ़ सकें। इस किसी को अगर रिकमेंड करना है, शेयर करना है तो ज़रूर करिए। अनलॉक करिए इस ऑफर को, जो कि 27 जुलाई तक आपका ऑफर है। SGRYT आपका कोड है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, और इसके थ्रू अब कल सुबह 10 बजे क्लास है यूट्यूब पे, रिसर्च का पार्ट 4, जिसमें मैं करवाऊंगा आप लोगों को सैम्पलिंग का पोर्शन पूरा। जो सैम्पलिंग का पोर्शन है वो कल होगा 10 बजे सुबह, यही यूट्यूब पे। और ये लास्ट क्लास होगी रिसर्च की सीरीज की, 4th और लास्ट, कल सुबह। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। 4 ही क्लासेस लगाऊंगा मैं अभी, उसके बाद PYQ की क्लासेस आएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे यूट्यूब पे। To have control settings, we have inclusion and exclusion criteria. No, control means to keep it constant. समझे? नमक डाल के पानी जल्दी गर्म होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन वुड बी नॉर्मल पानी गर्म बिना नमक के। टू कंपेयर, वैक्सीन लगेगी तो हम ठीक हो जाएंगे, तो देयर शुड बी 2 ग्रुप्स, वन जिसको वैक्सीन दिया जाएगा, दूसरा ग्रुप जिसको प्लेसबो दिया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा।
बट बताया नहीं जाएगा किसी को भी, सबको इंजेक्शन लगेगा। फिर जब सब लोग आ जाएंगे तो चेक किया जाएगा कि किस किस को कोविड हुआ, कंट्रोल ग्रुप में कितने लोगों को कोविड हुआ जिनको वैक्सीन लगा ही नहीं था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको सबको वैक्सीन लगा था उसमें से कितने लोगों को कोविड हुआ, दोनों में कंपैरिजन करके देखा जाएगा कि वैक्सीन वालों को कम हुआ, कंट्रोल वालों को फिर भी हो रहा है, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट आएंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोल ग्रुप जिसको कांस्टेंट रखना है। नमक वाला पानी जल्दी गर्म होता है वाले एक्सपेरिमेंट में सादा पानी गर्म करना है, वैक्सीन वाले एक्सपेरिमेंट में इनको वैक्सीन का शॉट नहीं देना है, और फिर कंपेयर करके देखना है। दिस इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप इज दैट ग्रुप दैट इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट, लिमिटेड कांस्टेंट, एंड देन देयर इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें चेंज किया